हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बूटिंग प्रोसेस के बारे में देखा कि एंगुलर 19 में जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं उसका बूटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे बूट करता है, कौन सा फाइल पहले ब्राउजर में जाता है, कंपाइलर कहाँ पहुँचता है, किसका रेफरेंस कहाँ पर होता है, पहले के वर्जन्स के बूटिंग प्रोसेस क्या थे, पहले के वर्जन से बूटिंग प्रोसेस अब 19 में क्या चेंज हो गया, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। एक बार जरूर आप देखिए, आपका बहुत काम का वीडियो है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसको आप केयरफुली देखिए क्योंकि यहाँ से अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। हम एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझेंगे कि क्या क्या होता है। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से क्या फ़ायदा होता है, और एंगुलर में हम कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है विद प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए, कंपोनेंट के बारे में समझते। देखिए, कंपोनेंट आर द मोस्ट बेसिक यूजर इंटरफेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन। ठीक है, कंपोनेंट क्या हो गया, मोस्ट बेसिक यूजर इंटरफेस होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक में ये आता है कंपोनेंट। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि जब हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर एप्लीकेशन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो मेन बिल्डिंग ब्लॉक में भी कंपोनेंट आता है। कंपोनेंट को आप बोल सकते हैं कि एक लॉजिकल ग्रुप ऑफ कोड होता है। जैसे देखिए, मैं आप लोग एक लॉजिकली समझाता हूँ कि कंपोनेंट होता क्या है और कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से फ़ायदा क्या होता है। इस चीज़ को मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम इस स्क्रीन पर आएंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट आपके माइंड में पिक्चराइज हो जाए और आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं ताकि आपको कभी भी कोई डेवलपमेंट करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मेरा टारगेट ये रहता है कि हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएं आपको। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ मैं पेंट पर और एक डिग्राम बनाकर आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए कि हमें एक होम पेज डेवलप करना है, अपने एप्लीकेशन का एक होम पेज डेवलप करना है। तो होम पेज में क्या होता है, सपोज करिए कि ये हमारा होम पेज है। सपोज करिए ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज में क्या क्या हो सकता है। होम पेज में आपका एक हेडर हो गया, ठीक है, एक फुटर हो गया इस तरीके से। ठीक है, बीच में आपका बॉडी का पार्ट ओपन होता है आपके पेज का। ठीक है, आप यहाँ पर हेडर में भी कुछ एक मेनू का लिंक, मेनू का सेक्शन बना सकते हैं इस तरीके से। इधर सपोज करिए कुछ पॉपअप वगैरह ओपन हो रहा है जहाँ पर कुछ लिंक बने हुए हैं। इधर भी कुछ आपने डायग्राम बना रखा है जिसमें कुछ लिंक्स होकर ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लिंक वगैरह, कॉन्टैक्ट्स का बहुत सारा सेक्शन ओपन होता है। तो इस तरीके से आपका होम पेज रेडी हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो सारा ये काम एक ही पेज पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज आपने बनाया, उस पेज पर सब कुछ आपने इस तरीके से सारा चीज़, चाहे हेडर हो, चाहे फुटर हो, चाहे मेनू हो, चाहे बॉडी हो, सब कुछ एक ही पेज पर डिजाइन कर दिया आपने। ठीक है, चल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से ओपन हो जाएगा, सारी चीज़ें ओपन होने लगेंगे, डेवलप हो जाएगा पेज और दिखेगा भी खूबसूरत। अब लेकिन अब क्या हो गया कि एक ही पेज पर सारा कोड आपने किया है। अब मुझे ऐसा ही जो ये फूटर है, इसी तरीके का फूटर मुझे और कुछ पेजेज पर चाहिए। मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन के अंदर 20 पेजेज है, 20 पेजेज पर ऐसा ही फुटर चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने एक ही पेज पर सब कुछ डेवलप कर रखा है तो इस फुटर के कोड को हम कॉपी करके कॉपी पेस्ट सारे पेजेज पर करेंगे तो सोचिए कितना डुप्लीकेट कोड बन जाएगा। ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, कितना डुप्लीकेट कोड बन जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंज आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ लिंक था उसको चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो हमें सारे पेजेज पर चेंज करने पड़ेंगे जितने पेज पर हमने इस फुटर का कोड रखा है। तो कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, डुप्लीकेट कोड बनेगा, सारे जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि अगर हम इसको कंपोनेंट बेस्ड बनाते, ठीक है, अब कंपोनेंट बेस्ड बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि हम क्या करेंगे कि जो फुटर है उसका अलग कंपोनेंट, इधर जो पॉपअप बन रहा है इसका अलग कंपोनेंट, बॉडी का अलग कंपोनेंट, इधर जो मेनू बन रहा है अलग कंपोनेंट, फुटर का अलग कंपोनेंट, हेडर का अलग कंपोनेंट, इस मेनू का अलग कंपोनेंट, सबका अलग अलग कंपोनेंट बना दे। ठीक है, और सारे कंपोनेंट का सिलेक्टर लाकर अगर हम एक कंपोनेंट पर, जो हमारा ऐप का रूट कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट पर
लाकर सेलेक्टर उस तरीके से एडजस्ट कर दें, टॉप में हेडर का, बॉटम में फुटर का, बीच में बॉडी का, इधर लेफ्ट एंड राइट करके सारे चीज़ें मार्जिन सेट करके हम अपने सेलेक्टर को सेट कर दें और रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, बूटिंग प्रोसेस में हमने क्या बता रहा है कि index.html जाकर ब्राउजर में लोड होता है और वहाँ पर ऐप component.html लोड होता है। तो ऐप component.html वहाँ पर लोड होगा और उस ऐप component.html पर ये सारे सेलेक्टर लोड हो जाएंगे और हमारा होम पेज रेडी हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या होगा, अब समझिए बेनिफिट क्या हो गया। बेनिफिट ये हो गया कि अगर अब हमें ऐसा फूटर चाहिए तो हम इस फूटर के कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। फूटर को क्या करेंगे, कोड को कॉपी पेस्ट ना करके हम क्या करेंगे, इसके सेलेक्टर को सारे जगह रख देंगे, इस फूटर के सेलेक्टर को सारे जगह रख देंगे जहां जहां नीड है, और जैसे ही पेज रन करेगा हमारा फूटर लोड हो जाएगा। तो बेनिफिट क्या हुआ कि डुप्लीकेट कोड नहीं बना। दूसरा चीज़ कि अगर हमें चेंज करना हुआ कुछ लिंक वगैरह तो हम केवल इस फूटर वाले कंपोनेंट में चेंज करेंगे और सारी जगह अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कितना बेनिफिट हो रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर हमारा एक ही पेज पर सारा कोड होता, अगर हम बॉडी में कुछ चेंज करते तो पूरे पेज का डॉम रेंडर करता, जिसके चलते हमारा पेज का परफॉर्मेंस डिक्रीज होता। अब कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से फायदा क्या होगा कि अगर हमारा बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है तो इसी कंपोनेंट का जो डॉम होगा रेंडर करेगा, रिफ्रेश होगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा पेज हमारा स्टैटिक रहेगा, रिफ्रेश नहीं करेगा। आप देखते हैं कि एंगुलर का एप्लीकेशन जो बनते हैं वहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं करता है। यहाँ पर मेनू पर हमने क्लिक किया, ये बॉडी वाला पार्ट हटेगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो केवल यहीं पर चेंज होगा, सब कुछ ये सब कुछ स्टैटिक ऐसे ही रह जाएगा। तो बेनिफिट क्या हुआ कि हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ये सारे बेनिफिट हो रहे हैं कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से। अब कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि लॉजिकल ग्रुप ऑफ कोड, मतलब कि हम फूटर के अंदर लॉजिकली जो फूटर का कोड होगा वही हम रखेंगे। ऐसा नहीं कि फूटर वाले कंपोनेंट पर हम बॉडी का कोड रख देंगे, इसलिए मैंने लॉजिकल ग्रुप ऑफ कोड बोला इसको, ठीक है। पार्ट ऑफ ये पेज बोला, पार्शियल पेजेज बोल सकते हैं, मतलब कि एक मतलब लॉजिकल कोड होता है ये। और कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन ही बनता है एंगुलर में, क्योंकि एंगुलर जो एप्लीकेशन डेवलप करता है इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। सिंगल पेज कहने का मतलब ये हुआ कि आपके एप्लीकेशन के अंदर केवल एक ही पेज HTML का होता है, वो होता है index.html, ठीक है। और index.html पर ही सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होते हैं, तो बाकी सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन फास्ट होता है, एप्लीकेशन का पेज रिफ्रेश नहीं होता। अगर मैं आप लोग को साहस ऑफ टेक्नोलॉजी का जो वेबसाइट अगर दिखाऊं, यह साहस ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, तो ये भी एंगुलर में डेवलप किया गया है, एंगुलर में बना हुआ वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें आप सोच भी नहीं सकते कितना सारा कंपोनेंट एक ही पेज पर अवेलेबल है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि साहस ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लैंग्वेजेज का कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग होता है। एंगुलर का भी नया बैच ओपन किया गया, आप यहाँ से जाकर sahosofTech.com पर जाकर यहाँ से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कौन कौन सा बैच ओपन हो रहा है, कितना फीस है। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर पूरा कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाता है, जिसमें कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी दी जाता है। इसमें आपको कंप्लीट एंगुलर लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट, एंगुलर मटेरियल, RxJS, वेब API इंटीग्रेशन, बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करेंगे, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, API इंटीग्रेशन, सब कुछ सिखा दिया जाता है। वही कॉर्पोरेट लेवल का 3 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। तो आप कंप्लीट कोर्स आप एक ही प्लेस से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाकर साइट पर विजिट करिए, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आप कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो। ये और सारे जितने भी सारे कोर्सेज हैं, एंगुलर, रिएक्ट, Node.js, AWS सर्टिफिकेशन, Azure.net, कुछ सारे कोर्सेज कॉर्पोरेट लेवल का होता है और वो भी लाइव क्लास किया जाता है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, मार्केट से अगर कंपेयर करें तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर होता है। इसका सिलेबस अगर आप यहाँ पर वीडियो डिटेल्स पर क्लिक करके सारे कोर्सेज का सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसको देखेंगे तो आप को लगेगा कि हाँ इतना बड़ा सिलेबस इतने कम पैसे में कैसे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस, देखिए इतना सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा आपको इतने ही कम फीस में, ठीक है। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम की कमी है, आप टाइम मैच नहीं कर रहा है तो रिकॉर्डेड प्लान ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिकॉर्डिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्डिंग कोर्सेज, जो कि ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जो पिछला बैच खत्म हुआ उस बैच के सारे क्लासेज की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग नोट्स और कोड एक ही बार में परचेज कर सकते हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, जो जल्दी कवर करना चाहते हैं। उसके बाद बुक स्टोर में जाकर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप यहाँ पर बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कभी स्पेशल प्राइस ऑफर भी चल रहा है। यहाँ पर देखिए इतने सारे बुक्स हैं,
बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो पैक में बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, इतने सारे बुक्स इतने ही कम पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारी, चलिए अब यह तो मैंने बताया कोर्सेज के बारे में, बुक्स के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो पेज है, होम पेज sahosoftech.com पर, ये एंगुलर में बना हुआ है। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगुलर में बना हुआ एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पर एनजी लिखा हुआ है, एनजी वर्जन 14.2.1, ठीक है। तो इस वर्जन में बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस पेज पर बहुत सारे कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। जैसे ब्लैक कलर का पट्टी है तो ये एक अलग कंपोनेंट है, ये मेनू के लिए अलग कंपोनेंट, व्हाइट कलर का पट्टी अलग मेनू में अलग कंपोनेंट है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, लॉगिन करने के लिए अलग कंपोनेंट ओपन हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग कंपोनेंट ओपन हो रहा है। ये स्लाइडर अलग कंपोनेंट पर है। एक एक के जो स्लाइड्स दिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग प्लान का चाहे ऑनलाइन कोर्सेज का, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो अलग, ये ब्लैक कलर का अलग कंपोनेंट, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट लोड हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे टेस्टिमोनियल्स का अलग कंपोनेंट, यहाँ पर कहाँ कहाँ हमारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं बड़े बड़े कंपनीज में, उसका ये अलग कंपोनेंट है। ये फुटर का अलग कंपोनेंट, यहाँ पर एक एक सेक्शन का अलग अलग कंपोनेंट है। सोचिए कितने सारे कंपोनेंट एक ही पेज पर लोड किए गए हैं। ये सब्सक्राइब करने का अलग कंपोनेंट, यहाँ पर नीचे जो ब्लैक कलर का पट्टी अलग कंपोनेंट, ये सब कुछ अलग अलग कंपोनेंट लोड किए गए हैं। तो हम अगर कहीं भी क्लिक करते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया, देखिए हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, दूसरा कंपोनेंट हमारा लोड हो गया। यहाँ पर ये ब्लैक कलर का पट्टी, ये पट्टी नीचे आप जाएंगे तो रेड कलर का, या फिर नीचे जो फूटर ओपन हो रहा है, ये सारे कंपोनेंट स्टैटिक रह गए। ये बटन भी स्टैटिक रह गया, सब कुछ, मतलब कि पूरा का पूरा पेज हमारा रेंडर ना होकर के केवल बीच का बॉडी वाला जो कंपोनेंट है वो केवल रेंडर हुआ। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा वो पेज आ गया। मतलब कंपोनेंट लोड और अनलोड हो रहे हैं, पूरा का पूरा पेज हमारा रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। सब कुछ स्टैटिक रह जा रहा है। तो ये बेनिफिट होता है कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से। जब धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट कोर्स आप करेंगे तो इस तरीके के बड़े बड़े एप्लीकेशन आप डेवलप करने लगेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगेन स्क्रीन पर, अब समझते हैं कि कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, फिर हम चलेंगे प्रोजेक्ट में कंपोनेंट बनाकर भी देखेंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा है, कंपोनेंट्स आर द मोस्ट बेसिक यूजर इंटरफेस बिल्डिंग ब्लॉक। मैंने ही बोल रखा है। अगर आप बात करें कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे करें, तो कंपोनेंट क्रिएट करने का जो कमांड होता है वो होता है ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो फुल फॉर्म जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम लिख सकते हैं, तो कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। कंपोनेंट जब क्रिएट होगा तो 4 फाइल क्रिएट होते हैं, ठीक है। एक होता है कंपोनेंट का टीएस फाइल, जहां पर उसका लॉजिक लिखते हैं। एक कंपोनेंट का एचटीएमएल फाइल क्रिएट होता है, जहां पर उस कंपोनेंट का एचटीएमएल डिजाइन करते हैं। एक उसका सीएसएस फाइल क्रिएट होता है, जहां पर उसका लोकल सीएसएस लिखते हैं। और एक टेस्टिंग के लिए फाइल क्रिएट होकर आता है। इसको आप डिलीट भी कर देंगे तो आपके डेवलपमेंट में और कोई प्रोजेक्ट में कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे SRC फोल्डर के अंदर जो ऐप फोल्डर होता है उसके अंदर सारे ये क्रिएट हो जाएंगे, और उसके अंदर एक कंपोनेंट का अपना फोल्डर क्रिएट होता है। क्योंकि अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है ऐप कंपोनेंट, वो रूट पर क्रिएट होता है, इसलिए उसको रूट कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जितने कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो कंपोनेंट एक फोल्डर के अंदर क्रिएट होता है। जिस नेम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसी नेम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऐप फोल्डर के अंदर, और उसी के अंदर 4 फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में और कंपोनेंट क्रिएट करके इसका एग्जांपल करके हम देखते हैं, तो और भी आपका पिक्चर क्लियर होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको मैं बार बार ही बोलता रहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत होता है प्रैक्टिकल करने में, समझने में, तो कमेंट जरूर करिए। कमेंट का रिप्लाई आपको जाता है और आप अच्छे से डेवलपमेंट सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में। तो ये आपका प्रोजेक्ट है जो इसको हमने एक वीडियो में क्रिएट करके आपके सामने दिखाया भी था। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे इतने सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट होते हैं, जिसके अंदर SRC का फोल्डर होता है, उसके अंदर आप जाएंगे तो ऐप नेम का फोल्डर होता है। इसी के अंदर आपका सारा एप्लीकेशन का जो भी कंपोनेंट, डायरेक्टिव, जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे इसी के अंदर क्रिएट होता है, जो हमने यहाँ पर सर्विस वगैरह भी क्रिएट करके आप लोग को दिखाया था। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है होता है ये ऐप कंपोनेंट, और इसके देखिए 3 फाइल और ये है, मतलब 4 ये फाइल अपने आप क्रिएट होकर है। कंपोनेंट .ts फाइल जहाँ पर आप लॉजिक लिखेंगे कंपोनेंट का, ठीक है। उसके अलावा ये HTML का फाइल क्रिएट हुआ है, ठीक है, जहाँ पर इस कंपोनेंट का डिजाइन करेंगे। इसके बाद ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का लोकल CSS ये फाइल में, CSS फाइल में करेंगे, और ये aspect.ts फाइल टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट में एक एक लाइन का आपको समझना चाहिए कि इससे एक एक लाइन का काम क्या है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो देखिए ये एंगुलर राउटर और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है अभी हम बताएंगे। इसको हटाना होगा आपको, नहीं हटाएंगे तभी एरर आएगा। क्यों हटाना होगा, क्या रहेगा तो नहीं हटाना होगा, सब कुछ समझिए। ये बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट जो क्रिएट होकर आया है उसको आप अच्छे से समझिए पहले।
यहाँ पर कोई भी चीज़ कंपोनेंट हो चाहे कोई भी, जैसे मान लीजिए एक और मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम मैंने एम्प्लॉय रख दिया और इंटर हिट करता हूँ तो देखिए ये जो पहला जो कंपोनेंट क्रिएट हो गया था रूट पर, ये रूट पर क्रिएट हुआ है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। लेकिन अब जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया ये एक फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ। देखिए एम्प्लॉय नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ और उसके अंदर ये 4 फाइल क्रिएट हो गए। तो इसको हम रूट कंपोनेंट नहीं बोलते, रूट कंपोनेंट किसको बोलते हैं, जो इन बिना फोल्डर का जो क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर भी जाएंगे तो इसका अपना टीएस फाइल, इसका अपना सीएसएस का फाइल, इसका अपना कंपोनेंट एम्प्लॉय कंपोनेंट का एचटीएमएल का फाइल और इसका टेस्टिंग का फाइल क्रिएट हुआ है। इसके अंदर भी जाएंगे तो इसके अंदर भी ये सारी चीजें ओपन है जो इस कंपोनेंट पर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर एक लाइन नहीं है, राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया गया है और यहां पर राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पर यहाँ पर बहुत कुछ डिजाइन हुआ मिलता है और यहाँ पर राउटर आउटलेट लिखा हुआ रहता है, राउटर आउटलेट आप ध्यान दीजिएगा और वहां पर देखिएगा लिखा होगा आपके पेज पर। ठीक है, इसी राउटर आउटलेट के लिए ये इंपोर्ट किया गया है, राउटर आउटलेट, और इसको राउटर मॉड्यूल से निकाला गया है। इसका अभी नीड नहीं है, ये राउटिंग में यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसको अभी हम हटा भी दें तो हमारा कोई इस प्रोजेक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका काम तब होगा जब हम राउटिंग यूज करेंगे, जब नेविगेशन सीखेंगे, जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर जाना हम सीखेंगे, उस टाइम इसका काम आएगा। ठीक है, अब एक एक लाइन को समझिए। कोई भी कंपोनेंट अगर क्रिएट होता है तो जो कंपोनेंट क्रिएट होता है तो वो एक तरीके से वो क्लास होता है। अगर ये सब कुछ हटा दें, ठीक है, तो ये एक क्लास है। देखिए ये क्या है, एक क्लास है। इसके ऊपर ये कंपोनेंट डेकोरेटर लगा हुआ है जिसके चलते ये क्लास एक कंपोनेंट बन गया। अच्छे समझिएगा, कंपोनेंट चाहे क्लास चाहे सर्विस कुछ भी क्रिएट करेंगे तो एक टाइप स्क्रिप्ट का क्लास क्रिएट होकर आता है और उसके ऊपर जिस जो डेकोरेटर बना रहता है वही डेकोरेटर उस क्लास को डेकोरेट करता है। अगर कंपोनेंट डेकोरेटर लगा है तो कंपोनेंट बना देगा, मॉड्यूल डेकोरेटर लगा है तो मॉड्यूल बना देगा, इंजेक्टेबल डेकोरेटर लगा रहेगा तो सर्विस बना देगा। ठीक है, तो जो डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेकोरेटर लगा हुआ है। तो डेकोरेटर क्या होता है अगले वीडियो में समझेंगे। डेकोरेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप समझिए कि जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में @ लगा हो और पोस्टफिक्स में पैरेंथेसिस लगा वो डेकोरेटर कहलाता है। डेकोरेटर होता क्या है, कितने टाइप का डेकोरेटर होता है, कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से होते हैं, डेकोरेटर काम कैसे करता है, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। इसी वीडियो में समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंपोनेंट डेकोरेटर आया कहां से, देखिए ऊपर में सबसे एक लिखा हुआ इंपोर्ट कोर लाइब्रेरी। ठीक है, ये एंगुलर का मेन लाइब्रेरी में आता है कोर, और इसी कोर लाइब्रेरी के अंदर एक कंपोनेंट नेम का इंटरफेस लिखा गया है। लाइब्रेरी क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारे क्लासेज और मेथड लिखे हुए रहते हैं जिसको बस आपको यूज करना होता है। तो उसी तरीके से एक कोर एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर इन कंपोनेंट इंटरफेस लिखा हुआ और इसी कंपोनेंट इंटरफेस के अंदर ये कंपोनेंट डेकोरेटर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हटा देंगे हम तो ये डेकोरेटर काम नहीं करेगा। ठीक है, या फिर इस कोर लाइब्रेरी को इंपोर्ट ना करें तो ये डेकोरेटर काम नहीं करेगा। देखिए एरर आ जा रहा है। तो ये कहाँ से लाया गया है, कोर लाइब्रेरी। मैं एक एक लाइन का मतलब समझा रहा हूँ। इस लाइन का काम क्या है कि हमने कोर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, मतलब यहीं पर हम इसको पेज पर यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट मतलब इसको यूज कर रहे हैं, इसमें से इसको निकाला तो इस डेकोरेटर निकाल लिया हमने। ठीक है, अब डेकोरेटर के अंदर कुछ मेटा डेटा है। एक एक मेटा डेटा के बारे में अगले वीडियो में डेकोरेटर के बारे में समझेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में एक एक मेटा डेटा के बारे में हम समझेंगे कि मेटा डेटा क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने तरीके से मेटा डेटा को यूज किया जा सकता है। एक एक वीडियो में सेपरेट कर करके बहुत ही डीपली हम देखने वाले। बस आप बने रहिए सीरीज में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो मिस ना हो, और एक एक वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए ताकि एक अच्छा डेवलपर आप बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इस लाइन का काम क्या हो गया, इस लाइन का काम क्या आपने समझ लिया। ठीक है, अब कोई भी कंपोनेंट जब लोड होता है, जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा तो कहां लोड होगा, जहां पर इस कंपोनेंट का सिलेक्टर रखा होगा। तो ये रूट कंपोनेंट है, तो इस रूट कंपोनेंट का सिलेक्टर कहां पर रखा हुआ है, index.html पर, तो यहां पर जाकर लोड हो जा रहा है। ठीक है, यहीं पर आकर लोड हो रहा है जहां पर इसका सिलेक्टर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या लोड होगा, एक कंपोनेंट लोड करेगा तो क्या लोड होगा, इस कंपोनेंट के टेम्पलेट URL में जो HTML फाइल का पाथ दिया वही जाकर लोड हो रहा होगा। तो यही पेज जाके ब्राउजर में लोड हो जाएगा। अगर आप ब्राउजर में आपको मैं ले चलूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ब्राउजर में आकर ये साहसब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप कुछ लिख देंगे तो यही जाके ब्राउजर में आपके लोड हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पैराग्राफ लेकर हाउ आर यू, तो ये भी जाकर ब्राउजर में लोड हो जाएगा।
ठीक है, देखिए ब्राउज़र में चलेंगे तो ये भी जाकर ब्राउज़र में लोड हो रहा है। अभी हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, एम्प्लॉय कंपोनेंट, और एम्प्लॉय कंपोनेंट के स्ट्रीम पर सपोज करिए कि हमने लिख दिया है H1 और एम्प्लॉय कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट नहीं दिख रहा है ब्राउज़र पर, देखिए आप लोग दिख रहा है कि ये कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हर कंपोनेंट का अपना सिलेक्टर होता है, ठीक है, हर कंपोनेंट का अपना सिलेक्टर, इसका भी सिलेक्टर है ये, तो इसको हमने कहीं नहीं रखा है। जब इसको भी हम कॉपी करके और ऐप कंपोनेंट के HTML पर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और जैसे ही रखेंगे तो इसका नेम हमें ऐप कंपोनेंट के TS फाइल पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय कंपोनेंट। तब ये भी कंपोनेंट हमारे ब्राउजर में लोड हो जाएगा, जाके index.html पर ऐप कंपोनेंट लोड होगा और ऐप कंपोनेंट के अंदर एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हो जाएगा। ब्राउजर पर देखेंगे तो एम्प्लॉय कंपोनेंट भी लोड हो रहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट अब उसी हिसाब से लोड हो रहा है, देखिए ये ऐप कंपोनेंट लोड हो गया, इसके अंदर एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम बहुत सारा कंपोनेंट बनाकर उसी तरीके से एडजस्ट कर दें, अब यहाँ पर हमने केवल एम्प्लॉय कंपोनेंट लिखा है, अगर इस यहाँ पर एम्प्लॉय कंपोनेंट के HTML पर कुछ डिजाइन कर देते तो डिजाइन भी लोड हो जाए। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया, देखिए कुछ डिजाइन भी कर देंगे तो भी जाकर लोड हो जाएगा। बॉर्डर 1 इस तरीके से हमने TR सेट कर दिया, TD सेट कर दिया, इस तरीके से हमने यूजर नेम TD, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम कुछ भी इस तरीके से सेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी जाकर तो लोड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं तो बस वही लोड होगा। यहाँ पर हमने TR लिखा और TD बटन लॉगिन, एक और TD, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा TD बटन कैंसिल, तो ये भी जाकर ब्राउजर में लोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लोड हो गया। तो मतलब हम कुछ डिजाइन कर देंगे तो डिजाइन भी लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से फुटर का कंपोनेंट बनाकर हम नीचे रख देंगे तो फुटर भी लोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंपोनेंट बनाकर लोड किए जाते हैं एक पेज पर, जिसके चलते अब मान लीजिए कि इसको हटाएंगे तो केवल यही पेज रिफ्रेश होगा, ये ऊपर वाला पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब बेनिफिट होता है कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से। कंपोनेंट जब बनता है, लोड होता है, तो हमारे पेज का एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन का जो पेज होता है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। अब इस लाइन का तो मतलब समझ लिया। कंपोनेंट हम क्रिएट कैसे करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल का, देखिए अभी जो कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है तो इसका हर कंपोनेंट का अपना TS फाइल होगा जहां पर लॉजिक लिखते हैं, इस कंपोनेंट का HTML फाइल हो गया जहां पर इसका हम HTML डिजाइन करते हैं। इसी कंपोनेंट का अपना CSS फाइल भी क्रिएट होता है। जैसे एम्प्लॉय कंपोनेंट क्रिएट किया हमने, तो एम्प्लॉय कंपोनेंट के HTML पर जो हमने लिखा ये जाकर ब्राउजर में देखिए लोड हो रहा है यहाँ पर। तो एम्प्लॉय कंपोनेंट का अपना HTML का CSS का भी फाइल है, तो यहाँ पर जो CSS लिख देंगे तो इसी पर लोकल CSS पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान यहाँ पर मैंने H1 लिख दिया, H1 बैकग्राउंड कलर और हमने कर दिया रेड, ठीक है। तो ये इसी के H1 पर, यहाँ पर जो H1 इस पर अप्लाई हो जाएगा, ना कि इसके H1 पर अप्लाई होगा। यहाँ पर भी तो H1 है, इस पर अप्लाई नहीं होगा, अपने ही H1 पर अप्लाई, मतलब इसका लोकल CSS है, ठीक है। और एक ग्लोबल CSS भी होता है एप्लीकेशन के अंदर, एक ग्लोबल CSS होता है style.css। यहाँ पर जो लिख देंगे, यहाँ पर मान लिया हमने H1 लिख दिया और बैकग्राउंड कलर लिख दिया ब्लू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंटायर एप्लीकेशन में जिसका अपना लोकल CSS नहीं है सब पर अप्लाई हो जाएगा। चूंकि इंप्लॉय का अपना लोकल CSS है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऐप कंपोनेंट का अपना लोकल CSS कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए ब्लू हो गया। अगर हम इसका भी लोकल CSS हटा दें तो ग्लोबल अप्लाई हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान होगा। हालांकि आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगले वीडियो में हम डेकोरेटर के बारे में समझेंगे, उसके आगे आने वाले वीडियो में सिलेक्टर के बारे में समझेंगे कितने तरीके से होता है, उसके बाद स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने से बेनिफिट क्या होता है, फिर टेम्पलेट वायरल के बारे में समझेंगे, स्टाइल वायरल के बारे में समझेंगे, कितने तरीके सब कुछ होता है, सारे एक एक लाइन के बारे में हम समझेंगे। तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। पूरे के पूरे कंपोनेंट को हम इतना डीपली पढ़ा देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ना ही कोई डेवलपमेंट में कोई त्रुटि आएगा। तो ये होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट होता है। तो हमने एक एक लाइन का मतलब समझा। अगले वीडियो में इसके बारे में हम समझेंगे, डेकोरेटर के बारे में, डेकोरेटर क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपोनेंट के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।